बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जी। और इस लेक्चर में बेसिकली मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है समरी ऑफ लेक्चर 1 टू लेक्चर 3। देखें, हम अगर आप वो लेक्चर्स देखेंगे तो वो तकरीबन कोई कुछ भी नहीं होगा, तो 3 लेक्चर्स 1 घंटे के हैं। लेकिन अगर हम उसको सम अप करें तो आप देखेंगे कि हमने उसमें जो चीजें डिस्कस की हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो एक्चुअल चीज जो है वो ये है कि जब भी आप कोई लेक्चर ले रहे होते हैं, सुन रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर की कहीं से भी ले रहे हैं, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप उसके नोट्स साथ साथ एक्सट्रैक्ट करते जाएं। तो स्टेप वाइज हम देखते हैं जी। सबसे पहली जो चीज डिस्कस हुई थी वो ये थी कि बेसिकली नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो IAS 1 में करंट एसेट्स को डिफाइन किया गया और करंट एसेट्स क्या थे? कैश, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेमेंट्स और इन्वेंट्री। इसके बाद उसने कहा कि जो कुछ भी है वो क्या है? नॉन करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट की जब बात आई तो नॉन करंट एसेट को उसने डिफाइन किया कि वो 2 कैटेगरीज हैं। एक हैं टेंजिबल जिनको हम छू सकते हैं और एक हैं इनटेंजिबल जिनको हम छू नहीं सकते। तो कैफ 1 में आपके इनटेंजिबल आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो अब बात आ जाएगी कि PPE क्या है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल हैं? वो हेल्ड फॉर प्रोडक्शन। एक चीज याद रखनी है कि हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, क्योंकि करंट एसेट की जो डेफिनेशन की गई थी वो क्या थी कि वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं या अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे रिसीवेबल हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या इन्वेंट्री है वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगी सेल होने के बाद, ठीक है। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, रेंटेड आउट, हमने किसी को रेंट पे दिए हुए हैं, या चौथी जो उसका यूजेज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये 4 तरह के एसेट्स आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हो सकते हैं और इनको हम होल्ड करते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। और इसमें मैंने बताया था कि अगर आखिरी साल है तो इट डजंट मीन दैट कि वो लेस देन 1 ईयर है। ये बात स्टार्ट की है कि जब हमने उस एसेट को परचेज किया था उस वक्त जो है हमारी इंटेंशन क्या थी, ठीक है। तो यहां पे फिर जो मेन पॉइंट याद रखना है, जो नोट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्नीचर शॉप है आपकी, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर शॉप पे एक फर्नीचर है फॉर यूज और एक फर्नीचर पड़ा हुआ है वहां पे फॉर सेल। तो ये जो फर्नीचर फॉर यूज है ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा। ये जो फर्नीचर फॉर सेल है ये इन्वेंट्री में चला जाएगा, करंट एसेट के तौर पर ट्रीट होगा। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गुड्स, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डिफाइन कर लिया कि वो बेसिकली चीज क्या है।
अब अगली जो चीज थी वो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे आप अपनी मर्जी से आप एसेट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे या पेएबल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको इसको देखना है कि 1 जनवरी को एडवांस पे किया आपने फॉर अ व्हीकल ₹10,000 और फिर आपने 31 मार्च को व्हीकल जो है आपको डिलीवर हो गई टू बिजनेस एंड रेडी फॉर यूज, और वो बिल्कुल रेडी फॉर यूज है। और 30 जून को बैलेंस ऑफ ₹9,90,000 पेड। ठीक है जी, सपोज वो 10 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि हमने कब एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा डिटेल में तो आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। जब हमने एडवांस दिया 1 जनवरी को तो उस वक्त रिकॉग्नाइज करें, या हम 31 मार्च को रिकॉग्नाइज करें जब वो हमें डिलीवर हो गया, या हमें 30 जून को रिकॉग्नाइज करें जब हमने फुल पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब बेशक हमें एंड हम यूं भी कर देते हैं टाइटल ट्रांसफर्ड टू बिजनेस, और उस गाड़ी का जो रजिस्ट्री थी वो हमारे नाम पे हो गई। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले, अगर आपने लेक्चर सुने हुए हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है कि हम लीगल पोजीशन को नहीं देखते। तो बेसिकली हम जब एडवांस पे किया है तो उस वक्त हमारे पास एसेट था ही नहीं। ठीक है, एसेट हमारे पास आया है 31 मार्च को। तो अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, 2 चीजें होनी चाहिए, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है जी, के विल फ्लो टू एंटिटी। और दूसरी चीज जो है वो है कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर हो सके। तो कॉस्ट का तो इश्यू ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेट वे 10 लाख रुपए की गाड़ी है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल कब होंगे, जब हमें एसेट एक्चुअली डिलीवर होगा, हम उसको यूज करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लियर हो गया। 30 जून को टाइटल ट्रांसफर हुआ, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। लीगल पोजीशन को हम देखते ही नहीं है, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक पोजीशन उसकी क्या है। तो 31 मार्च ऑनवर्ड हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने शुरू हो गए और कॉस्ट जो है वो रिलायबली मेजर हो सकी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, जब ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी होंगी, इफ एंड ओनली इफ बोथ कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। क्लियर हो गया। तो अब ये दूसरी चीज, पहली चीज हमने क्या देखी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली है क्या, और उसमें हमने 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया। दूसरी चीज ये है कि हमने अगर एसेट को अपनी बुक्स में डेबिट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए शराइत क्या है, तो वो 2 कंडीशंस हमने देखी। अब उससे आगे ऑनवर्ड चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो हमने ये देखना है कि व्हाट टू इंक्लूड इन कॉस्ट, कि हमने बेसिकली कॉस्ट में शामिल क्या क्या करना है।
तो इसमें एक लिस्ट है, वो क्या है, सबसे पहली चीज है परचेज प्राइस, वो तो आएगी ही आएगी कॉस्ट में, ठीक है। अब परचेज प्राइस में से आपने माइनस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट जो आपको बार्गेनिंग की वजह से मिल रहा है या कोई स्पेशल इंसेंटिव मिल रहा है। यहां पे परचेज प्राइस बेसिकली क्या है, लिस्ट प्राइस है, यानी कि एक चीज 1000 रुपए की है, वो आपको 200 रुपया उस पर छोड़ देता है और आपको 800 की मिली है, तो आप उसमें 800 की ही परचेज कंसीडर करेंगे, क्योंकि 200 तो आपको सिरे से पे ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसमें आप ऐड क्या क्या करेंगे फर्दर, तो नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज जो आपको रिफंड हो जानी है, वापस मिल जानी है, तो वो तो कॉस्ट आपको पड़ी गई नहीं, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे। तो नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज ऐड करेंगे, और ऑल दोज एक्सपेंसेस which are necessary to bring the asset to a location where it will be used and which are necessary to make the asset capable of its intended use, ठीक है। दो चीजें हैं जी कि एक तो उसको लोकेशन तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, कि आपने कराची से फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में एक एसेट मंगवाना है, तो कराची से वो इस्लामाबाद तक आने पे जो आप किराया देंगे, ठीक है, उसके अलावा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग में मैंने कहा था कि इसमें से माइनस क्या करना है, सेल प्राइस ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, तो इसके लिए मैंने एक आसान चीज बताई थी कि बिफोर यूजेज जो है जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आप उसमें ऐड करेंगे। अब इसमें एक जो स्पेशल पॉइंट है याद रखने वाला है वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। डिटेल में तो आप इसको बोरिंग कॉस्ट आप आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकली एमसीक्यू आ सकता है या कोई छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना जरूरी है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ऑन लोन टेकन टू परचेज एसेट या ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट एसेट, अगर वो लोन आपने लिया हुआ है परचेज करने के लिए एसेट को, तो इसको ट्रीटेड एज एक्सपेंस, मतलब आप इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। और ऑन लोन टेकन टू कंस्ट्रक्ट एसेट, तो इसको आप क्या करेंगे, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एसेट, या इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है कि इसको एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देंगे,
ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला जो इशू है हमारा वो क्या है, वो है स्पेयर पार्ट्स का, जो डिस्कस हुआ है कि स्पेयर पार्ट्स को आपने कैसे ट्रीट करना है। तो स्पेयर पार्ट्स जो है जनरल इन नेचर जो है, छोटे मोटे नट बोल्ट काबले वगैरह, वो जो है इन्वेंट्री में ट्रीट होते हैं। जो मेजर स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, मेजर स्पेयर पार्ट्स जो है वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जैसे बहुत बड़े एसेट्स होते हैं, तो उनमें ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि काफी कॉस्टली होते हैं, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही ट्रीट होंगे, ठीक है। और अब ये अलग इशू है कि वो डेप्रिसिएट कब होना शुरू होंगे, ठीक है, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। स्पेशल इन नेचर यानी कि वो आपके पास ही जो है वो जो एसेट है, उस पर्टिकुलर एसेट के लिए वो आपने स्पेयर पार्ट्स लिए हुए हैं, जैसे नट बोल्ट काबले हैं, वो तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल इन नेचर हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए हैं जो आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो स्पेयर पार्ट्स की बात होगी। उसके बाद आ गया कि आप एक एसेट लेते हैं और जो वेंडर है वो आपसे ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय चार्ज करता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको हम क्या करें। तो जनरली जो है इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर एसेट की ट्रेन कर लिया हमने, तो कल को वो हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, इससे रिलेटेड जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ एसेट, एक एसेट है जो कि एक स्पेशल टाइप का एसेट है जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जो हमारा अगला इशू था वो था लैंड का, लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट्स। तो लैंड जो है वो उसकी इनडेफिनेट लाइफ होती है और ये डेप्रिसिएट नहीं होती, ठीक है। लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएट होती है, इसलिए जब भी आप लैंड एक्वायर करेंगे, ठीक है, तो उस पे अगर आप कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस पे जो इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उन दोनों की जो प्राइस है उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। लैंड वाला पोर्शन आप अलग करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ आप किस पे चार्ज करेंगे, लैंड इंप्रूवमेंट्स पे। और आखिरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डीकमीशनिंग कॉस्ट, ठीक है, कि हम उस एसेट को डिसमेंटल कर, मतलब ये मैंने बताया था कि जैसे आप एक जमीन लेते हैं, उस पे वो 100 साल की लीज पे ले ली आपने या 90 साल की लीज पे ले ली, तो 100 साल बाद आपने जो कुछ भी उस पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसको डिसमेंटल करना है, ठीक है, उसको तोड़ना है और जमीन आपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके जानी है। तो इसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। वो जो जितनी आपने पे करनी है, ये भी एक
कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, डिटेल में आप अगले एडवांस लेवल पे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको ये देखना है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी आप कैपिटलाइज करते हैं, एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। तो ये जो कैपिटलाइजेशन की टर्म है ये अब आपको याद हो जानी चाहिए।